आज मैं वर्ग 10वीं के सोशल स्टडी का एक विषय भूगोल एंड ज्योग्राफी, उसके सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है जल संसाधन। तो आज जल संसाधन जो चैप्टर है उसके सब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। और हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी जिसका जवाब बहुत कम पंक्तियों में हमको देना है, 1 2 3 यही। तो पहला क्वेश्चन है, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? यानी धरातल पर जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी धरती के ऊपर, तल, धरती के तल यानी धरती पर। तो पोखरा हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गए, जलाशय, झील वगैरह भी जिसको कहते हो। तो इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि धरातल जल के मुख्य स्रोत कौन कौन है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पोखरा, तालाब, नदियां, जलाशय। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? सिंचाई जानते हैं, पौधों को पटाना, पानी देना, फसल को पटाना। तो क्यों आवश्यक है, अब जरा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के कारण यहाँ वर्षा का जो वितरण है, यानी कहने का मतलब कि भारत के हर भाग में वर्षा एक जैसी नहीं होती है। और यहाँ मानसूनी जलवायु भी है, आप जानते हैं। और मानसून का क्या है यहाँ पर कि कभी तो समय पर आता है, कभी धोखा भी दे देता है। और ऐसा इस तरह की स्थिति में होता क्या है कि कभी कभी भारत का बहुत बड़ा भाग जो है वो वंचित हो जाता है वर्षा से। तो जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई आवश्यक होती है। तो इसलिए भारत में सिंचाई आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? यानी फसल को पटाने के लिए हम कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं? तो उत्तर है निम्नलिखित साधन। यहाँ देखिए, कुछ नहरें हो गए, नदियों पर बांध बना करके नहरें निकाली जाती है, वो खेतों तक ले जा करके और पानी को जो है उपयोग किया जाता है सिंचाई के रूप में। कुएं हो गए, कुएं का नाम आप लोग सुनेंगे, देखे भी होंगे। और कुएं से जो है तो पंप वगैरह लगाकर निकालते हैं पानी। नलकूप, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं, इससे भी पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर निकाल करके हम सिंचाई के काम में लाते हैं। तालाब है और बड़ा बड़ा गड्ढा, तो उसको हम तालाब कहते हैं, और उसके पानी का भी उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा क्वेश्चन था उसका उत्तर पूरा हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं इस पाठ का। बांध क्या है? आप लोग बांध सुनोगे, डैम। तो बांध नदियों में बहते जल को रोकने, दिशा बदलने या बहाव पर नियंत्रण करने के लिए एक युक्ति है, टेक्निक है। और इसके परिणाम स्वरूप जलाशय, झील या जल भरण बनता है। जल भरण यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जल उससे भरता है, और जिसके जल का उपयोग हम जरूरत के अनुसार करते हैं। तो इस तरह से अब आप बांध समझ में आ गया हो क्या चीज होता है, यानी बहते हुए जो नदी का पानी उसको रोक करके, और उसका कई उपयोग है हमारे पास। तो इससे कई तरह के फायदे हैं, नुकसान है, क्या क्या है आगे हम फिर बताएंगे आपको दूसरा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो नदियों पर बांध निर्माण संबंधित परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी बांध जो बनाया जाता है नदी पर अपने उद्देश्य के लिए, यानी पानी के उपयोग के लिए कई तरह से उपयोग करते हैं उसका हम। तो उससे जो संबंधित जो परियोजना है उसी को हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और जब परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कोई एक काम नहीं, जब हम उस पानी का उपयोग कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यही नाम हम देते हैं। तो इस तरह से ये पांचवा क्वेश्चन था और इसका उत्तर आपको समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन है कि भारत के 3 नदी घाटी परियोजनाओं का नाम। मैंने एग्जाम्पल अब आपका है नदी घाटी परियोजना का, तो हम कुछ बड़े बड़े नदी घाटी परियोजनाओं का नाम यहाँ दे रहे हैं। पहला भाखड़ा नंगल घाटी परियोजना सतलज नदी में, आप पंजाब का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर जो है बनाया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है, कटक एक जगह है वहीं पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी आप जानते हैं, चंबल नदी का नाम जमुना की सहायक नदी है, और ये बुंदेलखंड से निकलती उधर ही से आती है। तो इस पर भी ये तीनों नदी जो हैं, ऐसे बहुत से नदियों पर बांध है, लेकिन हमने कुछ बड़े बड़े बांधों की चर्चा की यहाँ पर।
तो इस तरह से ये तीन नदी घाटी परियोजनाओं के नाम आपको मालूम हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि सदा नीरा नदियों से क्या तात्पर्य है। सदा माने हमेशा, नीर माने जल, यानी हमेशा जल रहने वाली नदी। तो इसका तात्पर्य है उन नदियों से जिनमें वर्ष भर यानी सालों भर पर्याप्त जल रहता है, यानी सूखता कभी नहीं है पानी। और ऐसे नदियों में हम हिमालय से निकलने वाले नदियों का उल्लेख करेंगे यहाँ पर कि ये नदियाँ जो है सदा नीरा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में भी हिमालय का जो बर्फ है ऊपर का वो पिघलता है और पानी के रूप में इन नदियों में बहता है। तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली अक्सर नदियाँ जो हैं वो सदा नीरा हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है। और क्यों पानी रहता है इसका उत्तर आपको मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी पाठ का क्वेश्चन है और अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब थोड़ा आंसर जो है सो बड़ा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है, व्याख्या करें। तो नवीकरणीय के बारे में हम आगे भी आपको बताए हैं पहले बहुत, कि जिस संसाधन का उपयोग हम बार बार करते हैं तो उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। तो जल भी वैसे ही संसाधनों में से एक है और इस बार ये इस विचार से जल भी जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से पानी का जो है वाष्प बनकर, वाष्प पे यहाँ गलती लिखा गया था, वाष्प, तो वाष्प बनकर जो है उड़ता है और ऊपर जाकर यही वाष्प जो है सो ये ठंडा हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। और यह जल चक्र जल को नवीकरणीय संसाधन बनाता है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। यानी समुद्रों का जल, नदियों का जल, झीलों का जल, यानी खेतों का जल, तो ये सब होता क्या है कि गर्मी के कारण वाष्प बनता है यानी भाप, और यही जो ऊपर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के पानी का रूप धारण करता है और पृथ्वी पर वापस आता है और फिर अपने अपने जलाशय को भर देता है, समुद्र में चला जाता है, नदी में यह जमा, और फिर यही क्रिया जो है गर्मी के कारण फिर ऊपर जाएगा वाष्प, फिर आएगा जल बनकर, यानी एक तरीका से चक्र जैसा चलता रहता है, इसलिए इसको जल चक्र भी कहते हैं। तो इस तरह से जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल चक्र के द्वारा ये जल जो है हमको आपूर्ति होते रहता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन है जल किस प्रकार एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, व्याख्या करें। हमको प्रूफ करना है कि कैसे है नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं और इस विचार से जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है। जैसे अब समुद्र का जल, समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, ऊपर जाकर यह ठंडा हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में जो है तो पृथ्वी पर आता है और यह जल चक्र जल को नवीकरणीय संसाधन बना देता है और जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीवन में जल के महत्व का वर्णन करें। जल जीवन के लिए निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा जल के इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है। तो पहला है कि जल मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व विकास के लिए, अस्तित्व मतलब उसको बरकरार रखना। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं, यानी ये सब कोई नहीं देखने के लिए मिलेगा अगर जल नहीं रहेगा तो ये जरूरी है। दूसरा है कि नदियों तथा समुद्र का जल यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जैसे बड़ी नदियाँ हैं सदा नीरा, जिसमें जैसे गंगा नदी हमारे यहाँ की, तो उसमें सब दिन पानी रहता है तो उसमें हम जल यातायात करते हैं। और समुद्र तो जानते ही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है और यातायात उसमें होता है एक देश से दूसरे देश में। फिर है जल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है। आप जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ रही है और वर्षा से जो फसल पैदा होता है उससे हम भोजन की समस्या हल नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है हम सिंचाई का उपयोग करके, सिंचाई के द्वारा जो है जल का उपयोग करके और हम फसल उगाते हैं, तो सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला है जल मनुष्य को पीने काम आता है, खाना बनाने काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है और अन्य घरेलू काम आप जानते हो, घर में जल का उपयोग कैसे कैसे होता है, ये सब आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जल से जल विद्युत बनाई जाती है और आज के युग में विद्युत कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रदूषण रहित है, इसमें जो जल विद्युत तैयार किया जाता है इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह से जो 4-5 कारण हम गिनाए जो इसके महत्व का, वो लिखनीय यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये, और इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है। तो
यद्यपि पानी तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो फिर भी कुछ कारण है जिसके कारण जल की कमी महसूस की जाती है, जैसे इसका असमान वितरण। हम आपको बतलाए थे अभी पहले कुछ देर कि पानी जो है चारों तरफ एक जैसा बारिश के रूप में नहीं मिलता है, और जनसंख्या बढ़ने से जल का मांग भी दिनों दिन बढ़ रहा है। दुरुपयोग भी लोग करते हैं पानी का, ज़रूरत कितना है तो बेमतलब का पानी बहा देते हैं, और सिंचाई अधिक होने के कारण, क्योंकि फसल पैदा करना है अधिक से अधिक, भोजन की समस्या हल करना है, तो नीचे का जो पानी है अंडरग्राउंड जल, ये वाटर लेवल, वो नीचे जा रहा है और जल की महसूस होने लगी है। तो जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जल दुर्लभता क्या है, तो जल की कमी। तो जल कमी कैसे हो रहा है आपको पता चल गया। तो जहाँ जल की बहुलता है वहाँ भी कई तरह से जल प्रदूषित हो रही है और इसकी गुणवत्ता नष्ट हो रही है। अब एक ये नए तरह का इस समस्या है, जल है फिर भी वहाँ जल दुर्लभता है। क्यों? क्योंकि वो उपयोग लायक नहीं है, कई तरह के प्रदूषण के कारण जल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो खराब हो जा रही है और वहाँ भी जल दुर्लभता बढ़ रही है। तो इस तरह से हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम जल समस्या को कैसे दूर करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। वर्षा के जल को किस प्रकार छतों से संग्रहित किया? संग्रहित यानी जमा करना, यानी जो वर्षा का जल हमारे छत पर आता है, अब उसको जमा करने की एक टेक्निक है, तकनीक है, ताकि उस समय जब जल की कमी महसूस हो तो जो जमा हम जल करके नीचे रखते हैं पानी या अच्छी जमीन के अंदर, उसका उपयोग करें। तो इसके लिए क्या है कि हम वर्षा जल को एकत्र करने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। हम लोग कर सकते हैं इसके लिए, पीवीसी केमिकल नाम है उसका, और ये और पाइपों के पैसा सस्ता पड़ता है। और दूसरा कि एकत्रित जल को भूमिगत पाइपों के द्वारा गड्ढों तक ले जाया जाता है, जहाँ टैंक वगैरह, टाँका वगैरह बनाते हैं हम लोग वहाँ, और अगर उससे भी अधिक हो गया तो अगर कुआं हुआ है तो उसमें उसको संग्रहित करते हैं। तो इस तरह से जो वर्षा का जल हमारे छत के ऊपर आता है तो उसको हम जमा करके और उस समय उसका उपयोग कर सकते हैं जब वर्षा की यानी जल की कमी महसूस होती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पाठ का। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी अब थोड़ा लंबा उत्तर होगा इसका। पहला है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं, और फिर लगा हुआ है इसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं द्वारा पूरी किन्हीं 5 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उद्देश्यों गलत लिखा गया है, उद्देश्यों होगा, उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो नदियों पर बांध बनाने की परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहते हैं, याद रखिएगा। जब बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाते हैं हम तो उसको नदी घाटी परियोजना कहते हैं। किंतु जब इन परियोजनाओं का निर्माण जो है एक से अधिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए, यानी कई तरह के उद्देश्य को देखते हुए जब इसको बनाया जाता है तो उन्हें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। भारत में कई नदी घाटी इस तरह की जो है सो हैं और निर्माण किया गया है, बांध बनाया गया है नदियों पर, जो विविध उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी कई तरह के उद्देश्यों की हमारी पूर्ति करती है। अतः उन्हें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और कुछ का नाम हम बतला दें, जैसे आपके झारखंड में भी है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन का नाम सुनेंगे, डीवीसी। तो ये भी जो है तो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और भी देश के अंदर हैं बहुत से, भाखड़ा नंगल परियोजना, इसके बाद है महानदी पर है हीराकुंड बांध, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध, चंबल घाटी परियोजना, बहुत से हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य है पहला कि बाढ़ नियंत्रण और मृदा संरक्षण, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बरसात के दिन में होता क्या है कि नदियों में जब अधिक जल आ जाता है तो वे गाँव में, शहरों में फैल जाते हैं और एक बाढ़ की स्थिति पैदा कर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा मृदा का कटाव करते हैं। तो अगर हम बांध बना करके पानी को रोक देते हैं, उनकी धारा को, तो उससे होता क्या है कि आगे बाढ़ पर भी नियंत्रण हो जाता है और जो बहता हुआ पानी मिट्टी का कटाव कर देता है वो भी रुकता है। फिर है कि जब हम पानी को रोकते हैं डैम बना करके बड़ा बड़ा, यानी नदी घाटी परियोजना जब हम बनाते हैं तो बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होता है उससे, और उस पानी का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। उससे नहर निकाल करके वैसे जगह पर जहाँ पानी की कमी है और फसल पैदा करना है तो हम वहाँ ले जा करके सिंचाई भी करते हैं। तो फिर है मत्स्य पालन, हम इससे जो है सो मछली पालन का भी काम करते हैं, मछली पालन का भी जो है सो काम करते हैं।
यानी जब बहुत बड़ा जलाशय होगा तो उसमें हम मछली पालन करेंगे। फिर है नागरिक जल आपूर्ति करना। बड़े बड़े शहरों में पानी हम पाइप के द्वारा ले जाते हैं ज़मीन के अंदर से, और वहाँ ले जा करके और शहर में भी जो है हम जल आपूर्ति करते हैं। जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना। और जब हम बड़ी बड़ी नहर निकालते हैं, जैसे सतलज नदी से जो नहर निकाली गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में जाती है, वो इतनी चौड़ी नहर है कि उसमें जो है हम यातायात का भी काम कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से अब परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध होती है। फिर है भूमिगत जल स्तर बढ़ना। जब बड़े बड़े जलाशय बनेंगे, झील बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि पानी रीस इसके अंदर जाएगा ज़मीन के अंदर, और हमारा वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है सो ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो परियोजना है, ऐसे परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अब आगे है, अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी जल परियोजनाओं के 4 लाभ और हानि लिखें। तो विद्यार्थियों, लाभ होता है तो कुछ हानि भी होता है उसके साथ, ताकि सुख के साथ तो दुख लगा हुआ है, दोनों भाई है ना, इस तरह से यहाँ भी उस तरह की बात है। पहला है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ हम देखें क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। मतलब ये जहाँ जल की कमी है वहाँ ले जाकर के हम जल की कमी को पूरा करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है कि यह परियोजना जल बहाव को बाढ़ को नियंत्रित करती है। यही पानी जो है आगे जा करके और बरसात के दिनों में और बड़े नुकसान करता था। आप नाम सुने होंगे, दामोदर नदी का नाम ही पड़ गया था बंगाल के शोक नदी। बिहार में कोसी को शोक नदी कहा जाता है। तो क्या किया गया, दामोदर नदी को उस पर बांध बना करके और उस पर उसके पानी का अब हम दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करके और बाढ़ पर नियंत्रण पाए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं उद्योग तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा कर, आप जानिए रहे हैं क्या के युग में बिजली कितना इंपॉर्टेंट है, घरों के लिए हो या उद्योगों के लिए हो, तो वो भी हमारा पूरा होता है। और इन परियोजनाओं से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। आप जान रहे हो कि दिनों दिन दबाव बढ़ रहा है ज़मीन पर, और कम ज़मीन में ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए हमको साल भर खेती करनी पड़ रही है अब, तो उसके लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इन परियोजनाओं से जो हम नहर निकालते हैं तो सब सिंचाई भी करते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन में भी सहायक है। यानी एक देश से दूसरे देश में अगर कुछ ले जाना है या व्यापार करना है तो पहले जो है सो नदियों के द्वारा वो समुद्र तक जाएगा रास्ता, और समुद्र के द्वारा हम दूसरे देश में ले जाएंगे। हानि भी देखिए, हानि भी है, लाभ होगा तो हानि तो लगा हुआ है साथ में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भारी मात्रा में वनों का नुकसान होता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, जब हम डैम बनाएंगे तो अक्सर ये डैम जंगली इलाकों में बनते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, और उधर अक्सर वैसे लोग बसते हैं जो गरीब होते हैं और जिनकी रोजी रोटी जंगल होती है, तो उसमें पानी डूब जाता है, जिसके कारण वनों का बहुत नुकसान होता है। जो वन नदी के उस झील के अंदर आ जाएंगे उनको तो बचने का बात ही नहीं है। फिर ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए स्थापित होना पड़ता है। और फिर जहाँ तक पानी भरेगा अगल बगल पूरा जितना घर होगा, जितने भी लोग होंगे, उन लोग को वहाँ से हटना पड़ेगा। अब बताइए कि कितनी बड़ी समस्या है उतना को फिर पुनर्वास देना, रोजी रोटी देना। इसके बाद फिर है किसी स्थिति में बांध को टूट जाने पर, अगर बांध कहीं टूट गया तो नगर नज़दीक का जो इलाका है, समीपवर्ती इलाका, अब अनुमान लगाओ क्या होगा, उतना पानी जब निकलेगा जलमग्न हो जाएगा और नुकसान होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लाभ तो है ही, बहुत लाभ है, लेकिन हानि भी जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी हमको ख्याल रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा राजस्थान में चलेंगे। जैसे ही राजस्थान का नाम लेंगे तैसे ही आपको रेगिस्तान नाम याद पड़ता होगा। अर्धशुष्क क्षेत्र कहने का मतलब वही रेगिस्तानी इलाका जहाँ कम वर्षा होती है। तो वहाँ के लोग कैसे जल संग्रह करते हैं, जमा करते हैं। अगर वे जल नहीं जमा करें तो उस दिन में जब जल की कमी होगी उन लोग के पास तो बहुत समस्या हो जाती है। तो राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थलीय है या सर्वविदित है, आप जानते हैं, और वहाँ पानी की कमी भी है क्योंकि वर्षा जो है वहाँ बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। इसके लिए वहाँ निम्न तरीके अपनाकर और पानी उपलब्ध किया जाता है। पहला तरीका है कि राजस्थान के शुष्क इलाके में लोग पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक बनाते हैं अपने घरों में, आंगन में, और टंकी नहीं, बड़ा बड़ा टैंक बनाया जाता है। इन्हें घरों की ढलवा छत से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। छत थोड़ा ढलवा बनाते हैं, पानी एक तरफ जो है सो झुक करके बहे, और उसको पाइप द्वारा जो है उस टाँका में ले जाया जाता है और जहाँ से जमा किया जाता है। अब वर्षा का जब पहला जल होगा
यानी जब शुरू बारिश होगी तो चूंकि आप जानते हैं डस्ट वगैरह पड़ा रहेगा, उसमें पाइप वगैरह गंदा रहेगा, तो उसको साफ करने में जो है उसका प्रयोग करेंगे उन लोग, और उसको जमा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो पानी बरसेगा उसको जमा करेंगे। तो राजस्थान में पानी एकत्रित करने के लिए कई बावलियों का भी निर्माण किया था। बावली क्या है? ये भी जो है एक तरीका से कुआं है, बहुत बड़ा बड़ा राजा लोग पहले बनवाते थे। अब पता नहीं अब बनवाया जाता है कि नहीं, लेकिन पहले का जो है सो अवशेष है उसका। और वे जो हैं सो 3 मंजिला 4 मंजिला भी होते थे, क्योंकि महल के अंदर जो है रानी लोग को स्नान करने के लिए या महल के अंदर जो पानी की पूर्ति होती थी उसी से होती थी। तो बावलियाँ जो है राजस्थान में अक्सर राजघरानों में बनाए जाते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन है जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या करना होगा, यानी जल को हम कैसे प्रयोग करेंगे कि जल हमारे लिए ज़्यादा जो है सो उपयोगी हो सके। तो जल जीवन का आधार है, बिना जल के जीवन नहीं है। अब बार बार हम कह रहे हैं जल के बिना मनुष्य से लेकर, मनुष्य एक नहीं, सभी जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब का अस्तित्व असंभव हो जाएगा अगर पानी नहीं रहेगा। तो आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण इस संसाधन पर अधिक, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से जो है हर संसाधन पर दबाव बढ़ता है, पानी पर भी पड़ा, पानी पर भी दबाव बढ़ गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जल हमें वर्षा के द्वारा कुछ ही महीने प्राप्त होते हैं, सब दिन तो पानी बरसता नहीं है भारत में। और जो जल प्राप्त होता है वह भी कई कारणों से प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण के भी जानबे करते हैं कितने कारण हैं, बहुत तरह से प्रदूषण की समस्या है आज, और उसके कारण उपयोगी नहीं होता है। अतः जल का प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए हम कुछ तरीका अपनाएंगे। पहला तरीका है कि अधिक जल एकत्र करने के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण हम करेंगे, ताकि जब पानी जमा होगा जमीन धरातल के ऊपर तो रिस रिस के अंदर जाएगा और हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। दूसरा है भूमिगत जल में वृद्धि करना, यानी वृद्धि होगी उससे वर्षा जल का संग्रहण करना। जैसे कभी यह बतलाया कि छत का पानी जो है सो लोग टाँका बना बना के जमा करते हैं, तो इधर भी अब करना होगा जहाँ जल की कमी महसूस हो रही है। जल संभरण तकनीक को अपनाना, यानी एक ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाना जिससे जल जो है सो पुनर्भरण उसका हो सके, यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़े। और फिर है जल के दुरुपयोग को रोकना। जल जो लोग बेवहियात खर्च कर देते हैं बिना मतलब का, तो उसको रोक करके और उसका सदुपयोग करना होगा जल के महत्व को देखते हुए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी पूरा हो गया। और आज का जो आपका क्वेश्चन था वो सब सोल्व हो गए, और वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर कोई दिक्कत या कोई कमी महसूस हुई होगी तो आप कमेंट करेंगे या सूचित करेंगे, फिर हम आगे आपके पास इसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।